Okay, so good morning to all. Guys, I hope everyone is doing fine and well. तो I'll be waiting for few minutes, है ना, 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के आने का. Only 2 schools have joined it. I'll wait for rest 2-3 minutes more and then we'll start. Okay. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम इस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड एज यू ऑल नो दिस इज अ क्रैश कोर्स गाइज. तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में कि ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम रिवीजन पढ़ते हैं ना, उस तरह से, जिस तरह से हम रिवीजन करते हैं उस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. और हम एनसीईआरटी गाइज विल बी थॉरली फॉलोइंग एनसीईआरटी. हम एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं ना, विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी. So I am expecting that I am audible and visible to you all. Please give me a thumbs up if I am audible and visible. And rest all other schools, whosoever has joined, please give me a thumbs up so that I can proceed further with the class. Okay, Amlogic T982. Rest only 2 schools have joined. फाइन. तो गाइस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक. सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल को किसने डिस्कवर करी थी, सेल की डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट्स का योगदान रहा है गाइस. उसके बाद हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर. एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. उसके बाद मूविंग फर्दर गाइज हम चलेंगे कि उन प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ठीक. उसके बाद गाइज प्रोकैरियोटिक सेल के बाद विल मूव फर्दर टू द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में चलेंगे, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो लेट्स बिगिन द क्लास. तो दीज आर दी गाइस स्लाइड्स, ये मेरे ही स्लाइड्स है जो मैंने पढ़ाया है क्लासेस में. सो विल बी एज ऑफ यू ऑल नो कि 4 लेक्चर में हमें ये कंप्लीट करना है. तो वी विल बी मूविंग अकॉर्डिंगली विद दी स्लाइड्स. सबसे पहले कि सेल क्या होता है. तो एनसीईआरटी ने बोला है कि सेल जो है वो एक फंडामेंटल और एक बेसिक यूनिट होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल. फंडामेंटल मीन्स दैट हैज टू बी देयर, है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है. तो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे ही हम सेल कहते हैं. और सेल ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक ऑर्गेनिज्म का. तो स्टार्टिंग से हम बात करें तो बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू. टिश्यूज विल फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम विल फॉर्म ऑर्गेनिज्म. तो अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन तो वो ऑर्गेनिज्म हुआ गाइस. लेकिन अगर हम सबसे लोएस्ट लेवल की बात करें तो वो हो गई अपनी सेल. नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज इन केस ऑफ this tissue, organ system, organism, these are all in case of guys eukaryotic cell.
अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये यहीं तक सीमित रह जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल्ड के बने हुए ऑर्गेनिजम्स। नाउ गाइस, एक सेल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे अगर हमने बोला कि दिस इज़ अ सेल, तो एक सेल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले एक सेल होने के लिए आपको एक आउटर बाउंड्री चाहिए होगा, है ना? जैसे कि अगर मैं मान लो मैं बोलूँ कि ये जगह है जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, है ना? ये मेरा फंक्शनल एरिया है। तो फंक्शनल एरिया होने के लिए मुझे एक रूम चाहिए, एक स्टूडियो चाहिए, मुझे एक डेस्क चाहिए, उसके ऊपर मुझे अपना सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या फिर जो भी सिस्टम मैं देख रही हूँ वो चाहिए। तो सेम उसी तरह एक सेल को क्या चाहिए? एक आउटर बाउंड्री चाहिए गाइस। अब इसी आउटर बाउंड्री को हम कहते हैं सेल, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? उसके बाद उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ उस साइटोप्लाज्म के अंदर यू विल सी राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो एक सेल के अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले एक आउटर बाउंड्री होना चाहिए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होनी चाहिए और राइबोसोम्स होनी चाहिए। इसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल होनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ DNA और RNA इन केस ऑफ वायरसेस। लेकिन अगर हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है गाइस, वो DNA ही होता है वायरसेस को, अगर हम वायरसेस को एक्सेप्शन माने तो हमने क्या देखा कि व्हाट वी सी इज दैट कि द आउटर व्हाट वी नीड, एक सेल होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक आउटर मेम्ब्रेन चाहिए, है ना? आउटर बाउंड्री चाहिए, अंदर में साइटोप्लाज्म चाहिए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चाहिए और राइबोसोम्स चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ सेल। नाउ कह रहा है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेल। अब गाइज, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हो? कि अगर इन स्ट्रक्चर के अलावा, मतलब राइबोसोम्स, ठीक है, प्लस DNA प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, अगर ये चार जो चीजें हैं, अगर इन चारों में से कुछ भी मिसिंग हुआ तो उस स्ट्रक्चर को गाइज हम सेल नहीं बोलेंगे। ओके, स्ट्रक्चर को क्या हम सेल नहीं बोलेंगे। फॉर अ थिंग टू बी कॉल्ड अ सेल, है ना, किसी भी चीज को सेल बोलने के लिए हमको ये चार चीजें होना जरूरी है। ये चार चीजें मांगता है कि ये एक सेल हो। क्या? आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल। फाइन, चले आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। तो ये हो गया कि सेल क्या कहलाता है और सेल होता क्या है। नाउ गाइस, अगर हम नंबर के बेसिस पे बात करें, बेस्ड ऑन नंबर्स, तो बेस्ड ऑन नंबर्स हम देखते हैं कि जो सेल होता है, क्या या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो सकता है या तो वो यूनिसेल्यूलर हो सकता है। अगर सिंगल नंबर में प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही सेल हो, तो वो हो गया यूनिसेल्यूलर। अगर बहुत सारे सेल हो तो वो हो गया मल्टी सेल्यूलर। नाउ गाइस, इफ वी टॉक ऑन बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस दो तरह के सेल होंगे। एक होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल। एक होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक। समझ पा रहे हो आप लोग? फटाफट वो कर दो, थम्स अप दे दो अगर समझ रहे हो गाइस तो। क्रिस्टल स्कूल्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो ठीक है। ना गाइस, जैसे हमने बोला कि सेल की डिवीजन दो तरह से हो सकती है, या तो वो सिंगल सेल प्रेजेंट है, या तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर।
डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, मैं पहले बता दूं कि ये जितनी भी ये पीडीएफ्स है ना, ये आपको मिल जाएंगी, इसका आपको कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। तो क्लास में अगर आप बैठे हो गाइज, इफ़ यू गाइज आर सिटिंग इन द क्लास, आपने अपना वक्त निकाल के आप क्लास अटेंड करने आए हो, तो मेरे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज़ डू फोकस एंड लिसन इन द क्लास। इफ़ यू वॉन्ट लिसन इन द क्लास गाइज, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ सुनो, प्लीज़ आप लोग सुने, है ना, सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं सुनोगे, सोचोगे हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इस सेशन का। चलिए, डिवीजन ऑफ लेबर होता है गाइस कि अपने अपने काम के हिसाब से, बेस्ड ऑन दी वर्क, दी प्लांट जो जो ऑर्गन सिस्टम है वो डिवाइडेड है। जैसे रूट्स का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो बेस्ड ऑन देयर वर्क दीज आर डिवाइडेड एंड दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स ही ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल्ड होते हैं, तो वहां पे हम डिवीजन ऑफ लेबर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखते। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, सेल की डिस्कवरी पे चलते हैं कि हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड एंड हु वाज द वन हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सबसे पहले बात करें गाइस, तो रॉबर्ट हुक जो है ना, रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सेल डिस्कवर किया। बट गाइस जो सेल इन्होंने डिस्कवर करा था वो एक डेड सेल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लांट के जो छाल होता है ना, पेड़ का जो छाल होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्क सेल, वहाँ का सेल लिया था, वहाँ से कुछ कुछ मटेरियल्स लिए थे और जाके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला था गाइस। नाउ द स्ट्रक्चर विच ही सॉ वाज ऑफ दिस टाइप, एंड इस तरह का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। नाउ गाइस इसके बाद लिविंग सेल सबसे पहले जिन्होंने देखा था उनका नाम था एंटनी वॉन लीवनहॉक। गाइस इन्होंने क्या किया था कि ये जहाँ रहते थे उसके आसपास एक पॉन्ड था, उस तालाब के पानी को ले आए और उस पॉन्ड वाटर को लाने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गाइस, तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, थिन सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला गया गाइस, इसी स्ट्रक्चर को बोला गया कि दिस वॉज द स्ट्रक्चर विच ही सॉ वॉज दैट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या था गाइस, इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी थी ना, तो ये बाहर की जो परत थी वो मोटी थी, इट वॉज अ वेरी फैट लेयर, है ना, मोटी परत थी, इट वॉज वाइड इन, है ना। यहाँ पे इन्होंने जो देखा था गाइस, ये बहुत थिन डेलिकेट बहुत पतली लेयर थी। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने जो सेल देखा और इन्होंने जो सेल देखा वो दोनों में बहुत डिफरेंस था। बाद में जाके लोगों को पता चला गाइस कि जो इन्होंने सेल देखा था वो प्लांट का सेल था, और इसके ऊपर जो बाहरी का स्ट्रक्चर देखा गया था दैट वाज अ सेल वॉल। लेकिन जो इन्होंने सेल देखा था वो एनिमल का सेल था, और जो बाहर की स्ट्रक्चर देखी थी इन्होंने वो क्या था, इट वाज दी सेल मेम्ब्रेन या फिर इट वाज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इट वाज दी सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा। फाइन, चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए गाइस, इसके बाद हम दूसरी डिस्कवरी की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। ही वॉज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया। इसके बाद दो साइंटिस्ट की कहानी और आती है, जिसमें जो पहले ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो वन वॉज मेथियास क्लेडन, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे गाइज उनका नाम था थियोडोरे शॉन। Now what happened was this Matthias Claydon this guy was a botanist and this guy Theodore Shon was a zoologist. अब हुआ क्या गाइज कि ये जो botanist थे, the one who was the botanist, what he said कि जितने organisms होते हैं सबके सब सेल के बनते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। ठीक है,
एंड ही सेड दैट द आउटर मोस्ट लेयर इज थिक। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो देखा था वो एक प्लांट सेल था। ओके, नाउ कमिंग टू दिस गाय, व्हाट ही said that all organisms are made up of cell and the cell's outermost layer is thin। ये वो कैसे बता पाए जब इन्होंने एनिमल सेल देखा, लेकिन फिर ये वहां रुके नहीं, इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा। जोलॉजिस्ट होने के बावजूद इन्होंने पहले एनिमल सेल देखा, उसके बाद डिड्यूस किया कुछ कि ऐसा होता होगा, फिर प्लांट सेल देखा और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा दिस इज व्हाट वाज नॉट डिस्कवर्ड, कि प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो मोटी परत की होती है, देयरफॉर, है ना, therefore their outermost wall or the outermost layer is known as cell wall, and in case of animal cell the outermost boundary is thin delicate structure and therefore it is known as plasma membrane। ठीक है, तो यहां से जाके चीजें क्लियर हुई अब कि जो एंटन वॉन लीवनहॉक ने देखा था वो एक डेड लाइव सेल थी, और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक डेड सेल। उन्होंने जो देखा था वो एक प्लांट सेल था, और जो लीवनहॉक ने देखा था गाइज वो एक एनिमल सेल। सो दे वर द वंस हु सेड दिस। लेकिन गाइज इन्होंने ये तो बता दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, बट गाइज दे फेल्ड टू एक्सप्लेन, है ना, दे फेल्ड टू एक्सप्लेन कि ये जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है। इनकी ओरिजिनेशन को बताने में वो फेल हो गए, दे फेल्ड। सो व्हाट हैपेंस नाउ इज एक नई साइंटिस्ट आते हैं, एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चाओ। और वर्चाओ साहब क्या कहते हैं, ही वॉज द वन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। इन्होंने क्या बोला कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। मतलब कि पहले जितने भी सेल्स हमने देखा और जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से तो बन रहे हैं, लेकिन ये जो सेल है ये अपने पेरेंट सेल से ही ये होके डिवीजन होके बन रहा है। देयरफॉर जब इन्होंने एक्सप्लेन करा इस थ्योरी को, तो इसको हमने क्या बोला, मॉडर्न सेल थ्योरी। और जब मैथियास क्लेडेन और शॉन ने जिस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गाइस, उसको हम कहते हैं क्लासिकल सेल थ्योरी। नाउ दिस वाज द लाइन ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूले। इसका मतलब क्या है, सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। और यहाँ पे जाके सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन हुई और दो बातें बोली गई। पहली बात कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, और दूसरी बात कि ये जो सेल है वो पेरेंट सेल से ही निकल के बन रहे हैं। कैसे, एक प्रोसेस से जिसका नाम है सेल डिवीजन। आई होप इट इज क्लियर गाइस। फटाफट वो कर दो, फटाफट जल्दी से गाइस थम्स अप कर दो। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। SOSE कारोल बाग, रोहिणी सेक्टर 11 है, ओके फाइन। बाकी स्कूल्स भाई, बोस शालीमार बाग स्कूल, आप लोग बताइए। SOSE शालीमार बाग, SOSE कारोल बाग, ओके। एमलॉजिक हैज एट लीस्ट डन थम्स अप, फाइन। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस। ये है इस चैप्टर का सबसे पहला पड़ाव जो हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले में सेल क्या होता है, सेल के फाइंडिंग्स कौन कौन से हैं, सेल की कितनी थ्योरीज दी गई थी, और सेल थ्योरी को किसने दिया था। चलिए अब गाइस कुछ एक्सेप्शंस पे आते हैं, है ना। जो हमने बात करी थी कि सेल होने के लिए क्या क्या चाहिए, अभी तो हमने बात करा एक सेल होने के लिए हमको एक क्या चाहिए, एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। देन यू नीड एक राइबोसोम्स चाहिए, देन साइटोप्लाज्म चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में DNA चाहिए। ठीक है, ये सब चीज होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो एक सेल है। बट
इन सब, मान लो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास इनमें से कुछ चीज़ की कमी है या कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, उसको उनको सेल मानते हैं। अब ये चीज़ें क्या है गाइस? सबसे पहले देखिए, पहला एक्सेप्शन जो सेल का है उसको हम कहते हैं वायरस। अब गाइज एवरी वन ऑफ यू नो, है ना, कि वायरस कैसा है। तो वायरस को हम ऑर्गेनिज्म में नहीं काउंट करते हैं ना। वायरसेस आर नॉट ऑर्गेनिज्म। इनको हम कहते हैं कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स। कैसे हैं वायरसेस, क्या है भाई? तो वायरसेस ए सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स हैं, बिना सेल के बने हुए जीव हैं, जिनके पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती। स्टिल हम क्या कहते हैं, दे आर ऑर्गेनिज्म। दूसरा हम कह रहे हैं वीरियोइड्स। अब गाइज अगर इसकी कहानी की बात की जाए कि वीरियोइड्स ये कैसे अलग होते हैं, तो गाइज इनके पास इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, इसीलिए ये अलग है। प्रियॉन्स जो हो गए गाइज, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए ये भी अलग है। देन वी हैव गाइज पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का कंडीशन आप देखोगे गाइज, तो ये जो पैरामीशियम है इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है। वैसे होना तो चाहिए एक न्यूक्लियस, लेकिन चूंकि ये बाइन्यूक्लिएट होता है, एक ज़्यादा बड़ा होता है डीएनए एक का, न्यूक्लियस एक का छोटा होता है, ठीक है, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिज्म। चलिए, सॉरी, I hope it is understood guys. So these are the exceptions of the cell theory. ये exceptions है जब हम कहते हैं कि इनके पास ये स्ट्रक्चर के अलावा या तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या तो कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, फिर भी इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑर्गेनिज्म मानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब गाइस डिफरेंसेस की बात करते हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे अलग है ना, या फिर एनिमल सेल प्लांट सेल से कैसे अलग है। तो गाइज अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर मैं ये प्लांट सेल बनाऊं ना, तो इसके बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जो कि एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। एनिमल सेल में ऐसे छोटा सा एक पेरीफेरी पे या कहीं पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है। चलो इसके बाद और क्या, प्लांट सेल में गाइज आप प्लास्टिड देखोगे, है ना, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या कर सकते, फोटोसिंथेसिस कर सकते। एनिमल सेल के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है गाइज, विदाउट सेंट्रियोल दे परफॉर्म सेल डिविजन, बट एनिमल सेल डू हैव सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये सेल डिविजन कराते हैं, और यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक जो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज गाइस कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या डिफरेंसेस हो सकते। एक बार आप लोग देखिए, बोर्ड देखिए, देखो गाइस होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस विल नॉट बी प्रेजेंट, बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस की प्रेजेंस आप देखोगे। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीलीज एब्सेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल की जो डीएनए है गाइस वो सर्कुलर होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो लीनियर होगा, हेलिकल शेप्ड में होगा। ठीक, नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस होगी। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिले। अब ना जिनको ये नहीं पता है गाइस कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, उनको मैं बता दूं, हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो डीएनए को, है ना, सेल के अंदर पैकेजिंग कराने में मदद करता है। क्या काम होता है हिस्टोन का? हिस्टोन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इसमें मदद करता है। सॉरी गाइज, आई एम रनिंग आउट ऑफ कोल्ड एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये डिफरेंसेस हो गए किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो वो यही डिफरेंसेस है गाइस। ठीक है, बताओ, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ये हो गए आपके डिफरेंसेस, फाइन। अब गाइस देखो, जो नेक्स्ट पड़ाव आता है सेल का वो यहाँ से आता है, जिसमें बहुत सारे, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, दीज आर दी लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसे मैंने बताया आपको कि वी आर स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेल का शेप होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो बॉडी के अंदर, है ना, या फिर एक सेल जो है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो उसके फंक्शन के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उस सेल की शेप कैसी हो। अब अगर देखो गाइस, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेल्स हैं और उनका क्या क्या शेप है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक आरबीसी की सेल है, दिस इज द सेल ऑफ अ रेड ब्लड सेल, मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी की सेल है, एंड दे आर राउंड एंड बाइकॉनकेव। ठीक है, कैसे हैं ये, राउंड होते हैं, बाइकॉनकेव का मतलब गाइस डबल ऐसे, इस तरह से, ठीक है, तो दे आर राउंड एंड बाइकॉनकेव। वहीं अगर मैं WBC सेल्स की बात करूं, वाइट ब्लड सेल्स, तो गाइस वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, है ना, तो दे हेल्प इन फाइटिंग विद दी फॉरेन, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स, एंटीजन आए, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए ये अमीबा शेप के होते हैं, देखो कोई फॉरेन पार्टिकल आया उनको ऐसे पकड़ के इनगल्फ कर जाएंगे, खा जाएंगे, इसीलिए इनका शेप कैसा है, अमीबॉइड है। क्यों भाई, क्योंकि ये फाइट करने में हेल्प करते हैं बाकी सेल। तीसरा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये कैसे हैं, लॉन्ग एंड नैरो है, दीज आर दी कॉलमनर एपिथेलियर, कॉलम जैसा, कॉलम शेप्ड। कैसे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स है, आउटर मोस्ट वॉल्स पे प्रेजेंट होंगे, है ना, तो दीज हेल्प इन प्रोटेक्शन, देयरफॉर ये कैसे होंगे, ये लॉन्ग होंगे और ये नैरो होंगे। नेक्स्ट अगर आप देखो, दिस इज द नर्व सेल, नर्व सेल कैसी होती है, ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचिंग देख रहे हो। ये ब्रांचिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो मैसेजेस है, इम्पल्सेस हैं, उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि नर्व सेल को, है ना, ब्लड के थ्रू मैसेज को हर जगह पे पहुंचाना है, देयरफॉर इनका शेप कैसा होना चाहिए, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, ये क्या है, ये अगेन दिस इज अ सेल ऑफ अ ट्रैकीड, है ना, जाइलम की ये सेल है, ट्रैकीड्स वेसल्स पढ़ते हो आप लोग, जाइलम में करता क्या है, वाटर को कंडक्शन, वाटर की कंडक्शन में मदद करता है ना, पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, देयरफॉर अ ट्रैकीड इज एन इलोंगेटेड सेल। नेक्स्ट ये क्या है गाइस, ये आप देख रहे हो, दिस इज अ मीजोफिल सेल्स,
मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोल रही हूँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर ये गोल है तभी तो इनके अंदर ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगी, और ज्यादा क्लोरोफिल इन कंटेन करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब ना गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कुछ सेल जो है ना उनकी आपको ये दी हुई है, साइज दी हुई है। ठीक है, शेप ऑफ द सेल के बाद हम साइज देखते हैं। तो सेल की जो साइज है वो बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे जो सबसे छोटी सेल होती है गाइस उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, और वो अप्रॉक्स 0.3 माइक्रोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, एंड वो सबसे छोटी सेल होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। रेस्ट अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की, तो वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, अगर हम एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की बात करें। अगर हम द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करें गाइस, तो वो ऑस्ट्रिच का एक एग होता है, जिसको हम कहते हैं फीमेल ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। वैसे ही आरबीसी सेल्स की जो डायमीटर दी गई है वो 7.0 माइक्रोमीटर कहा जाता है, डायमीटर में वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम अब आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल वो किंगडम मोनेरा में आता है। प्रोकैरियोट्स फॉल अंडर किंगडम मोनेरा, और इन प्रोकैरियोटिक सेल में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? हमको बैक्टीरिया मिलता है गाइज, ठीक है, हमको माइकोप्लाज्मा मिलता है देखने को, और हमको पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये 3 हमको देखने को मिलता है अंडर प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। अगर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था, और इन साइंटिस्ट का नाम था आर.एच.ए. विटेकर। इन्होंने क्या किया था गाइस? इन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। इस 5 किंगडम में की जो क्लासिफिकेशन वो कुछ ऐसा थी, उन्होंने बोला मोनेरा, सबसे पहला किंगडम जो है वो है मोनेरा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला प्रोटिस्टा, के बाद आता है गाइस फंजाई, फिर आता है गाइस प्लांटे, इसके बाद लास्ट में जो किंगडम आता है गाइस उसको एनिमल। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम होता है, जिसमें मोनेरा किंगडम जो होता है वो बैक्टीरिया किंगडम होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से प्रोकैरियोट। बाकी जितने किंगडम्स है गाइस सारे के सारे यूकैरियोट। तो हम मोनेरा की बात करते हैं, तो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, और हम पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब गाइज अगर मुझे एक बैक्टीरिया सेल बनाना हो या फिर मुझे एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाना, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह से बनेगी एक बारी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग, दिस इज द डायग्राम आई एम ड्राइंग ऑफ अ प्रोकैरियोटिक। चलो देखो, अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाऊं सिंपली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सबसे बाहर का लेयर गाइज, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स।
इसके बाद ये लेयर आएगा जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसके बाद ये एक लेयर आएगा जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखो गाइस, इस बैक्टीरियल सेल में ये जो मैंने ये बनाया है, ये 3 स्ट्रक्चर, इन तीनों को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाइस मीजोजोम। और एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है अगर मैं बात करूं, तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, इस बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले तो आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल सेल में गाइज आपको यहाँ पे क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है गाइज, इनके पास ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को आप बोलोगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, और न्यूक्लियोइड क्या होता है गाइज, इसके और भी नाम है, इनको हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इनको हम कहते हैं जीनोफोर। ये सब क्यों कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए इसका जो डीएनए है वो ऐसे सेल में स्कैटर्ड है ना, बिछा हुआ है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस। नाउ व्हाट एल्स डू वी सी, तो गाइज हम यहाँ पे देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर कुछ जिसको हम कहेंगे पिलाई। पिलाई क्या कहेंगे इसको, पिलाई। ये क्या करता है गाइज, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको ये ऐसे प्रेजेंट होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, यहाँ से डीएनए लेता है पिलाई, और ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। देन वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे ब्रश बॉर्डर ऐसे वाला, इसको हम कहते हैं गाइस फिम्ब्री। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्रिए कहते हैं। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिम्ब्री। और ये क्या करता है, ये किसी भी इस बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट कराने में मदद करता है, अटैचमेंट कराने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, फिम्ब्रे। और पिलाई क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है। व्हाट एल्स डू वी हैव इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे गैस वैक्यूल। ठीक है, गैस वैक्यूल क्या करेगा, ये एक बैक्टीरियल सेल को फ्लोट करने में, डूबने नहीं देता है। ठीक है, ब्योंसी या ब्योंसे जिसको कहते हो, या फिर बायंट फोर्स जिसको कहते हो, ये फ्लोटेशन में मदद करता है। व्हाट एल्स डू वी हैव इनसाइड, तो गाइज ये जो स्ट्रक्चर जिसको हमने मीजोजोम बोला है, ये मीजोजोम क्या है, दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ठीक, व्हाट एल्स डू वी हैव गाइज, हमारे पास यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं गाइज, ये प्लाज्मिड दीज आर दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वैसे तो यहाँ पे गाइस कौन सा है, न्यूक्लियोइड, लेकिन ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मतलब ये सारे बैक्टीरियल सेल में नहीं प्रेजेंट हो, ये कुछ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा। एंड ये जिन बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा गाइस, ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, एंटीबायोटिक से क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू दी एंटीबायोटिक। क्लियर हुआ, बताइए नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट होता है। तो गाइस कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट दिस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोफिल के वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को गाइस हम कहते हैं क्रोमैटोफोर। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटो, क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे नाम बताओ,
नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं गाइस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब फोटोसिंथेसिस करती है। ऐसी बैक्टीरिया के पास ये क्रोमैटोफोर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो क्या करेगा, इसको किस चीज में हेल्प करेगा गाइस, जो इसको किस चीज में मदद करेगा, जो इसको मदद करेगा फोटोसिंथेसिस करने में, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस देखने को हमें मिल रहा है। ओके गाइस, मुझे बताओ क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया। फिर हम बात करेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है। मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। गाइस आप लोग कॉपी कर रहे हो क्या, आई ऑल राइटिंग, आई ऑल मेंटेनिंग सम नोट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है गाइस, ये जो डायग्राम बेटा हमने देखा, इट इज ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है सेल। तो गाइस अगर मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, कैलिक्स का मतलब होता है कवरिंग। तो ऐसी कवरिंग जो शुगर की बनी हुई है, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब गाइस ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है दो में डिवाइडेड होता है। एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या होता है गाइस, कैप्सूल जो होता है बहुत हार्ड, टफ, ठीक है, ये वैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है कैप्सूल, कैप्सूल का फंक्शन होता है कि इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम, या फिर इट हेल्प्स द बैक्टीरियल सेल टू हाइड, है ना, फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्सेज। ये बैक्टीरियल सेल को छिपने में मदद करता है। अगर बैक्टीरियल सेल किसी भी होस्ट के अंदर गया तो उसके होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरियल सेल को मार ना दे, इसलिए ये कैप्सूल बैक्टीरियल सेल को छिपने में मदद करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम। स्लाइम लेयर क्या करता है गाइस, स्लाइम लेयर बहुत वैसा लेयर होता है, जेली लाइक स्लाइम लेयर, है ना, बहुत ऐसे पतला सा, मतलब वैसा पतला सा लेयर, जेली लाइक, वेरी सॉफ्ट। किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स दी बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेजिकेशन, टूटने से मदद में, टूटने से प्रिवेंट करता है, हेल्प्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डेजिकेशन या फिर डिहाइड्रेशन। बैक्टीरियल सेल को या तो ये टूटने से बचाता है या तो डिहाइड्रेट होने। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ ग्लाइकोकैलिक्स। अब गाइस ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम आते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना हुआ है, सेल वॉल। तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं गाइस, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं, और इनको हम बेसिकली कहते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन। मतलब ग्लाइकन्स क्या हो गया आपका, ग्लूकोज, पेप्टिडो क्या हो गया गाइस, प्रोटीन। तो प्रोटीन और शुगर दोनों के बने हुए होते हैं, ठीक है, सेल वॉल इनका प्रोटीन और शुगर दोनों का बना हुआ होता है। अब इसमें बहुत सारा नाम है, जैसे हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड्स, अगर पेप्टाइड का नाम हुआ तो हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड्स। वहीं पे गाइस अगर शुगर की बात करें हम कि कौन से शुगर के बने हुए होते हैं, तो दो तरह के शुगर होते हैं जिनकी बैक्टीरियल सेल बने होते हैं, एक होता है नैग और एक होता है नैम।
नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या होता है? एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और नाम क्या होता है गाइस? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो तरह के शुगर होते हैं जिनसे एक बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है। चलिए, अब नेक्स्ट गाइस, इसके बाद सेल वॉल हो गया, हम अब नेक्स्ट देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है गाइस, फिर से हम बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात, सॉरी, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इनका सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड से, प्रोटीन से, है ना। तो भैया इनका भी सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी किससे बनी हुई है? लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर मैं पिलाई की बात करूं, ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, एक्सटेंशन बनाया, तो पिलाई क्या होता है गाइस? तो पिलाई आर दी एक्सटेंशंस, है ना, हमने बोला था, ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, एंड दे आर दी वंस दैट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने में मदद करता है। कॉन्जुगेशन क्या है भाई? तो एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करता है। लिख देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ डीएनए। पिलाई हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ गाइस? नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजोजोम की। मीजोजोम्स क्या हैं? तो मीजोजोम्स एक्सटेंशन है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड जो मीजोजोम्स होते हैं गाइस, इनको हम कहते हैं दे आर एनालॉगस टू, एनालॉगस किसके? तो दे आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिखता नहीं है, दिखता अलग है, लेकिन इनकी जो फंक्शन है वो हूबहू माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है। तो दे आर एनालॉगस टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के वो एनालॉगस हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम, जो जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यूकैरियोटिक सेल में होगा गाइस, सेम वही काम मीजोजोम का होगा प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ इफ आई आस्क यू कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो सबसे पहले तो जो रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। ठीक है, तो सेम चीज आपको यहाँ भी देखने मिलेगा कि जो मीसोजोम है वो रेस्पिरेशन कराता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। चलो नेक्स्ट, इफ वी सी गाइस, मीसोजोम के बाद मैं अगर फिम्ब्रे की बात करूं, तो फिम्ब्रे को आप क्या देखोगे कि फिम्ब्रे जो है वो हेल्प करता है, हेल्प्स दी बैक्टीरिया सेल फॉर अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट कराने में मदद करता है फिर। ठीक, नेक्स्ट, ये हो गया। और आगे बढ़ते गाइस, क्रोमैटोफोर क्या करता है? अगर हम क्रोमैटोफोर की बात करें तो हमने क्या देखा? क्रोमैटोफोर सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा प्लास्टिड होता है यूकैरियोटिक सेल में। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करेगा इन दी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में ये फोटोसिंथेसिस कराएगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कौन सा? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। अब गाइस, क्रोमैटोफोर के बाद हमने देखा और क्या? प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड क्या करता है गाइस बैक्टीरिया के अंदर? तो प्लाज्मिड को हम कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड क्या कराता है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, प्लाज्मिड क्या कराएगा बताओ? प्लाज्मिड विल हेल्प इन मेंटेनिंग द रेजिस्टेंस, है ना, एंटीबायोटिक। क्या कराएगा ये? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा एंटीबायोटिक। कौन? प्लाज्मिड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, और क्या स्ट्रक्चर रह गया है? गैस वैक्यूल्स रह गया है गाइस। ठीक है, गैस वैक्यूल्स देख लेते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या करेंगे? तो गैस वैक्यूल्स विल हेल्प इन मेंटेनिंग दी फ्लोटेशन या फिर बॉयंसी, मेंटेन फ्लोटेशन और बॉयंसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। चलो गाइस बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सबको? मैंने बैक्टीरियल सेल बना दिया और मैंने हर एक सेल के अंदर जो जो चीजें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सबका फंक्शंस लिख दिया। चलो जस्ट सी दिस, आई हैड मेड दिस सेल, है ना, और इसमें मैंने जो जो जैसे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिम्ब्रे हो गया, देन ये प्लाज्मिड हो गया, क्रोमैटोफोर हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, पिलाई हो गया, मैंने सब के बारे में बता दिया, मीजोजोम्स हो गए, गैस वैक्यूल हो गया। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि ये राइबोसोम क्या करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बना, प्रोटीन से, राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किसका कितना होता है, कौन कितने साइज का होता है। जैसे बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर हो गया, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर हो गया, वायरसेस 0.02 से 2 माइक्रोमीटर तक मिलेंगे, यूकेरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर तक मिलेंगे। अब गाइस नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली। देखो हमने यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में लिखा है, हमने डिस्कस कर लिया है। प्लाज्मिड क्या है? जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? दे आर स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए, है ना, ये मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए प्लाज्मिड अगर आप लोग देखेंगे मैं क्या बनाया है, स्मॉल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर। Now guys, the next thing is, the next topic you have to come is on cell modification. सेल मॉडिफिकेशन क्या होता है? सेल मॉडिफिकेशन में वी हैव टू स्टडी बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अपने सेल वॉल के हिसाब से, है ना, अपने सेल वॉल के हिसाब से, सेल वॉल की परत कैसी है, मोटी है कि पतली है, उसके बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल मोटा हुआ तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ। अगर ग्राम बैक्टीरिया की सेल वॉल पतली हुई गाइस, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगी। ठीक है, अभी सेम चीज की बात करूं, जैसे मैंने ये सारी बातें बता दिया है बेटा, अगर किसी ने क्लास में अच्छे से सुना होगा ना, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखो क्या लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है, हमने हर एक चीज डिस्कस किया है। ठीक है, स्लाइम लेयर क्या है, कैप्सूल क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की कैसी लेयर है। ना अदर बात करें कि मीजोजोम्स के बारे में भी हमने बता दिया कि 3 तरह के मिलते हैं, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा, और एक मीजोजोम इस तरह का आपको मिलेगा। तो इसी को बोला है कि एक वेसिकुलर है ना, एक ट्यूब्यूलर है और एक लैमेलर स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी ये सब चीजें देखो हमने देख लिया है।
डीएनए रेप्लिकेशन कौन कराएगा भाई? तो डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए आपके पास क्या है? पिलाई है, जो क्या करेगा? सेक्सुअल डीएनए का ट्रांसमिशन करेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं गाइज। हाँ, एक चीज विच वी मिस्ड आउट वाज दिस कि एक बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल बॉडी में गाइज, बैक्टीरिया के बॉडी में हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया के बॉडी में गाइज हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं, कौन बताएगा क्या कहते हैं इसको? फ्लैजिला। ये क्या है? दिस इज दी नोन एज फ्लैजिला। और ये बैक्टीरिया को कैसे मदद करेगा? ये बैक्टीरिया को मूव करने में, चलने में मदद करेगा। अब ये जो फ्लैजिला है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में इसको कहते हैं, ये बेस से अटैच्ड है, तो गाइज इसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। यहां से गाइज यहां तक जो होगा इसको कहेंगे हुक। और ये जो सबसे लंबा स्ट्रक्चर होगा गाइज इसको कहेंगे फिलामेंट। तो आपका फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया का वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। और फ्लैजेला किस में हेल्प करता है? फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है ना। अब बेस्ड ऑन कि ये फ्लैजेला बैक्टीरिया में बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से नाम दिया जाता है। जैसे अगर मान लो बॉडी, बैक्टीरिया की बॉडी में पूरा फ्लैजेला ही फ्लैजेला है तो उसको बोलोगे पॉलीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। अगर एक फ्लैजेला है तो उसको बोलोगे यूनिट्राइकस बैक्टीरिया। अगर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे बाईट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लैजेला क्लासिफिकेशन होता है, एंड बेस्ड ऑन की बॉडी में किस तरफ, किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, फ्लैजेला को हम यूनिफ्लैजिलेट रखते हैं, बाईफ्लैजिलेट रखते हैं, या फिर मल्टीफ्लैजिलेट। So this is the total structure that a bacteria, these are the components that are present inside the bacterial body, ठीक है। अब हम गाइज हमने का क्या करा, हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल वाली जो कहानी थी वो हमने देख ली, ठीक है। हमने क्या करा, हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल वाली कहानी देख ली, फिलामेंट देखो, हुक देखो, बेसल बॉडी देखो, ये हमने देख ली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज कि हमने पिलाई देख लिया, हमने फिम्ब्रे देख लिया। नाउ इफ आई आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने पूरा आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया है। नाउ गाइस क्वेश्चन टाइम में एक सवाल पूछूंगी जो आप लोग जवाब दोगे। किस तरह से जवाब दोगे? इफ यू वांट टू अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक यू कैन स्पीक, एल्स इफ यू वांट टू मैसेज और टेक्स्ट यू कैन टेक्स्ट। तो द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स, प्लीज लिसन गाइस, मेरे को आंसर चाहिए, आई जस्ट वांट द आंसर, क्योंकि सिंस लास्ट 1.5 आवर मैं बोल ही रही हूँ एंड आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तुम सब समझ रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ द components in a bacterial body, which component is known as the extracellular or the extra chromosomal material and provides resistance to the antibiotic? वो कौन सा कंपोनेंट है जो एक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ऑल्सो उस कंपोनेंट को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कंपोनेंट कहते हैं? यू गाइस कैन unmute your mics and speak either, or you can just drop a text message, whichsoever you find it easy, please do it for me. तो रिस्पॉन्स कर दो भाई। हाउ विल आई नो वेदर यू गाइस आर प्रेजेंट और जस्ट फिजिकल प्रेजेंस इज देयर ओनली? अच्छा, बस थम्स अप करना है, आंसर बताओ। क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन इज, विच component in a bacteria provides resistance to it? चल फटाफट टाइप करके बता दो, टेक्स्ट कर दो।
या फिर माइक अनम्यूट करके बोल दो, एनीथिंग विल बी सफिशिएंट और ओके फॉर मी। किसी ने नहीं बोलना कुछ भी? गाइस, हैव यू ऑल गॉट दैट अथॉरिटी टू अनम्यूट योर माइक्स? क्या आप सब माइक अनम्यूट कर सकते हो? इफ यू कैन प्लीज डू इट, आंसर कर दो बेटा। मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ यार, तो मुझे भी लगे कि हाँ दे आर देयर इन द क्लास। प्लाज्मिड, ओके, चलो गुड, प्लाज्मिड इज द आंसर, फाइन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट कमिंग टू द यूकैरियोटिक सेल। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूकैरियोटिक सेल पे आए, ठीक है। अब जैसे गाइस वी हैड ऑलरेडी सीन कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसके पास न्यूक्लियस के साथ साथ रेस्ट अदर भी, है ना, सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते। न्यूक्लियस तो रहता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस रेस्ट अदर सेल ऑर्गेनील्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक। नाउ द थिंग इज गाइस कि यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फाइन, इन अ यूकैरियोटिक सेल व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी? तो अगर गाइस वो प्लांट सेल हुआ तो हमको सेल वॉल मिलेगा। प्लस इफ इट इज एन एनिमल सेल वी वोंट बी एबल टू सी सेल वॉल। तो अगर मैं बात करूं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या देखने को आपको मिल सकता है, तो पहला तो या सेल वॉल मिलेगा, अगर ये प्लांट का केस हुआ, है ना। अगर प्लांट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। फिर गाइस हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर? आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, आपको न्यूक्लियस मिलेगा, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलेगा गाइस, आपको गोल्जी अपैरेटस मिलेगा, आपको लाइजोसोम्स मिलेंगे, नेक्स्ट आपको वैक्यूल्स मिलेगा गाइस, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, आपको गाइस क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। कब? जब ये क्या हुआ, प्लांट सेल हुआ। और क्या देखने को मिलेगा बताओ? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, देन आपको मिलेगा फ्लैजिला देखने को मिलेगा, सीलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको माइक्रोबॉडीज देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और आपको बस इतने सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने को अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है सबको? बताइए। अब गाइस यूकैरियोटिक सेल होने के लिए एक चीज होती है जो इसको चाहिए, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं है, दिस इज द लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड अ यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इनसाइड अ यूकैरियोट। तो ये वो एक लिविंग कंपोनेंट है जो किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एक यूकैरियोटिक सेल जो होता है गाइस, ठीक है, उसको स्टडी किया गया था क्या? उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कमिंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल को के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था, सेल मेम्ब्रेन को, बाय यूजिंग अ आरबीसी सेल, मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी। एक मैमल के मैच्योर्ड आरबीसी सेल्स को लिया गया था, उसके अंदर जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको स्टडी किया गया था। जब गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो देखा गया कि इनसाइड दिस आरबीसी सेल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने स्टडी करा था उसमें हमने देखा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करा उसमें
हमको लिपिड्स मिले गाइज, हमको प्रोटीन्स मिले और हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले। ठीक है, हमको कार्बोहाइड्रेट। अब इनके वेरियस कंपोनेंट्स देखा गया गाइज, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि ह्यूमन के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल्स है उससे निकाला गया था और इससे डिड्यूस किया गया था कि कैसा दिखता होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, अब देखो गाइस, इसमें बता रहा है कि जो 40% लिपिड मिला था, 52% प्रोटीन मिले थे और बाकी 8% कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर्स मिला था। तो अगर मैं लिपिड लिखूं तो कितना मिला था? लिपिड 40% मिला था, प्रोटीन्स 52% मिले थे एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर्स कितना मिला था गाइस? 8%। This was the total data that was reduced from the plasma membrane of a। क्लियर हुआ? बताइए सारे बच्चे, क्लियर हो गया? ओके तो गाइस अभी ना 5 मिनट बाद, 5 मिनट भी नहीं मतलब मुश्किल से 5 से 6 मिनट बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है एंड मुझे बहुत ज़्यादा आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई एम जस्ट लीविंग यू 5 मिनट्स बिफोर so that I can take a bit rest 5 मिनट का for the next class. I hope you all don't mind। पढ़ के आइएगा, आज जितना भी पढ़ाया क्लास में प्लीज़ रिवाइज करना एंड ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में whenever you guys come, no, whenever you come, प्लीज़ आप लोग रिवाइज करके आइएगा, रिविजन करके आइएगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन प्लीज़ लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम वट एवर आई हैव टॉट। आज के क्लास में हमने क्या क्या देख लिया गाइज? हमने देखा आज के क्लास में सेल के बारे में देखा, हमने सेल की थ्योरी देखी, सेल थ्योरी किसने दिया। इसके बाद गाइज हमने सेल के जितने भी डिस्कवरीज थे वो सारे देखे। इसके बाद हमने सेल का शेप देखा, हमने सेल का साइज देखा। उसके बाद गाइज हम प्रोकैरियोटिक सेल पे आए, प्रोकैरियोटिक सेल की सारी चीज़ें हमने देखी, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो सारी चीज़। उसके बाद गई सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स देखने के बाद अब हम यूकैरियोटिक सेल में आए। यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स देखे हमने, यूकैरियोटिक सेल होने के लिए प्रोटोप्लाज्म ज़रूरी होता है ये देखा। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने आरबीसी सेल्स के बारे में पढ़ा, मैच्योर्ड मेमिलियन आरबीसी में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसके? आरबीसी सेल्स के। अब हाँ, एक बात मैं बताना मेरे दिमाग से स्किप कर गया गाइस, एक बात मैं बताना भूल गई कि ये जो आरबीसी सेल होता है मैच्योर्ड आरबीसी सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं हो, इसके पास न्यूक्लियस नहीं। अब गाइज अगर न्यूक्लियस नहीं होगा जिसके पास, उसके पास ईआर भी नहीं होगा, ईआर नहीं होगा तो गोल्जी भी नहीं होगा, और गाइज गोल्जी नहीं होगा तो लाइसोसोम्स भी नहीं होगा। देयरफॉर ये आसानी से है ना, इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हमने यही आरबीसी का निकाला, इसी आरबीसी को निकाले और हमने ये कंपोनेंट्स देखे कि ये प्रेजेंट होता है। अब गाइज सुनो, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन था इसीलिए दीज वर दी कंपोनेंट्स। अगर ये मेम्ब्रेन किसी और चीज का होता तो ये कंपोनेंट्स वैरी कर सकते हैं, है ना। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिपिड इतना ही होगा, प्रोटीन इतना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट इतना ही होगा। ये किसका देखा है हमने? मैच्योर्ड आरबीसी सेल का। हो सकता है कि अगर बच्चे के आरबीसी सेल्स को निकाले जाए तो फिर इनके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, इनके अलग अलग डेटा मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स वैरी कर सकते हैं सेल टू सेल। जो एनसीईआरटी ने दी है वो डेटा किसका है, किसका डेटा है भाई? वो आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी मेमेलियन सेल। ओके तो गाइज यहाँ तक डन है। अगले क्लास में मैं सेल मेम्ब्रेन शुरू करूंगी, सेल मेम्ब्रेन की बेसिक थ्योरी शुरू करूंगी, कौन कौन से मॉडल्स है वो देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे यूकैरियोट।
ओके गाइस, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब, आई कैन नॉट स्पीक मच। ओके, आई नीड एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट ताकि मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर सकूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल सून, बाय।